हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शबीर हाल से खिदमत हूँ। आप सबका खैर मकदम करता हूँ। फ्रेंड्स, ये आपके सिलेबस के अंदर है, ये बात जान लें। जो टॉपिक अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तंज़ व मज़ा, और ये क्लास 11th में आपका ये टॉपिक शामिल निसाब है, इसलिए आपके सिलेबस के अंदर है ये। इस बात को मैं क्लियर इसलिए कर देता हूँ कि कई फ्रेंड्स, कई साथी ऐसे हैं जो पूछते हैं कि सर सिलेबस के अंदर की चीज़ें आप बताएं। तो बिल्कुल जो भी वीडियोस मेरे आ रहे हैं वो बिल्कुल सिलेबस के अंदर है, और एक अच्छी तैयारी किस तरह हो सके ये पूरी पूरी कोशिश है मेरी। आप सबको एक अच्छी तैयारी करने का मौका मिले नॉलेज मंच के चैनल से। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है तंज़ व मज़ा, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तारुफ। तंज़ व मज़ा किसे कहते हैं, और फिर इसकी रवायत को जानेंगे कि इनकी शुरुआत कब हुई, इब्तदा कब हुई, कहाँ से हुई, और साथ ही इनके इब्तदाई दौर को भी जानेंगे कि तंज़ व मज़ा के पौधे को किन शायरों ने सींचा, इस पौधे को बड़ा किया, और फिर वो कौन से शायर हैं जिन्होंने इस फील्ड में अपना नाम कमाया, मशहूर हुए। आइए देखते हैं बिना किसी ताख़ीर के। तंज़ व मज़ा। लुगत में तंज़ के मानी ताना के हैं। तंज़ के मानी क्या होता है? ताना। अदबी इस्तिलाह में इस लफ्ज़ के लिए जो तनकीस और आम बोलचाल में तमस्खर और लान तान वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, लान तान बोला जाता है ना, कि लान तान, तो वही तंज़ है। तंज़, ताना, हम लोग अपने आम बोलचाल में भी ताना देना, उन्होंने ताना दिया, इस तरह की बातें करते हैं। तो तंज़ व मज़ा का जो तंज़ का जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो ताना से ही है। मगर इन तमाम इस्तिलाहों में तंज़ ही एक ऐसा लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ी ज़बान के सेटायर की सही अक्कासी करता है। अंग्रेज़ी ज़बान में तंज़ को बोला जाता है SATIRE, सेटायर। तो तंज़ ही इस लफ्ज़ का सही अक्कासी करता है। इस मतलब सेटायर जो अंग्रेज़ी में बोला जाता है, अंग्रेज़ी अदब में, तो उस लफ्ज़ के बदले में जो उर्दू में लफ्ज़ रख सकते हैं वो कौन सा लफ्ज़ है? तंज़। इसलिए उर्दू अदब में यही इस्तिलाह राइज है। अपने मकसद के एतबार से अच्छा तंज़ इस्लाह की गर्ज से किया जाता है। अब हम लोग जो आम बोलचाल में बोलते हैं उन्होंने ताना दिया, तो यहाँ जो आम ज़िंदगी में जो ताना की बात होता है वो इस्लाह की गर्ज से नहीं दिया जाता, बल्कि उसको किस तरह से उसके दिल को दुख पहुँचाया जाए इसलिए दिया जाता है। लेकिन असल जो मकसद, अगर अदबी इस्तिलाह में हम लोग बात करें, तो तंज़ का जो असल मकसद है वो सच्चा और अच्छा इस्लाह करने के लिए है। इससे किसी को तकलीफ़ पहुंचाना मकसूद नहीं है। आम जो ज़िंदगी है उसमें क्या मकसूद है? तकलीफ़ पहुंचाना। लेकिन अदबी इस्तिलाह में जो है तंज़ का मकसद किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। अब मज़ाक की बात करें, मज़ा खुश तबी को कहते हैं। मज़ा किसको कहते हैं? खुश तबी। लुगत में इसके यही मानी दर्ज हैं। अंग्रेजी में इस लफ्ज़ को ह्यूमर कहा जाता है। तंज़ की तरह मज़ा की भी किस्में हैं। बेहतरीन मज़ा वह है जिसमें लताफ़त और शाइस्तगी हो, फक्कड़पन ना हो। लताफ़त हो, लुत्फ़ आए, शाइस्तगी हो और फक्कड़पन ना आए, तो असली मज़ा उसी को। और अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हैं? मज़ा को ह्यूमर। उर्दू अदब में तंज़ व मज़ा को उमूमन इजहार का एक ही असलूब समझा जाता है। तो तंज़ व मज़ा एक ही साथ आता है उर्दू अदब में, तो इजहार का एक ही असलूब समझा जाता है। हकीकतन ऐसा नहीं है, दोनों की अलग अलग पहचान है। जबकि ऊपर की गुफ्तगू अभी जो हम लोगों ने तंज़ के बारे में पढ़ा, फिर मज़ा के बारे में पढ़ा कि मज़ा किसको कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको क्या बोलते हैं, तंज़ किसको कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको क्या बोलते हैं। अंग्रेज़ी में तंज़ को सेटायर बोलते हैं, वही मज़ा को ह्यूमर बोलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल ये वाज़ेह हो चुका है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उर्दू के बेशतर लिखने वालों ने तंज़ व मज़ा को एक ही धागे में पिरोने की कोशिश की। तो अब सवाल ये उठता है कि हम लोग तंज़ व मज़ा एक ही साथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उर्दू अदब की अगर बात करें तो उर्दू अदब में बेशतर जो राइटर हुए, लिखने वाले हुए, उन्होंने क्या किया? तंज़ व मज़ा को एक ही धागे में पिरोया। क्या किया? एक ही धागे में पिरोया, मतलब एक साथ उसको पेश किया हम लोग के सामने। इसलिए दोनों को क्या किया? एक ही समझा जाने लगा। हालांकि तंज़ व मज़ा दो वर्ड है, तंज़ और मज़ा।
उर्दू अदब में तंज व मज़ा की रवायत बहुत पुरानी है। 17वीं सदी के आखिरी दौर में जब दिल्ली के शायर उर्दू ज़ुबान को शेर व शायरी के लायक नहीं समझते थे, दिल्ली के शोरा कहते हैं कि उर्दू ज़बान को शेर व शायरी के लायक नहीं समझते थे, वो किस में करते थे? फ़ारसी में शायरी करते थे, और फ़ारसी में उर्दू के प्योन लगाकर तफन्नुन तबक के लिए कुछ कह लिया करते थे। तंज व मज़ा की इब्तदा हुई इसी दौर में। इस ज़माने में जाफ़र जेटली नाम के शायर गुजरे हैं, जिन्होंने उर्दू में तंज, जिसे उर्दू का पहला जो है बाकायदा शायर कहा जा सकता है तंज व मज़ा का। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन रहा है कि तंज व मज़ा का पहला बाकायदा शायर किसे तस्लीम किया जाता है? तो तंज व मज़ा का पहला जो बाकायदा शायर है वो जाफ़र जेटली को तस्लीम किया जाता है। किसको तस्लीम किया जाता है तंज व मज़ा का पहला शायर? जाफ़र जेटली, ये बाकायदा पहला शायर तस्लीम किया जाता है तंज व मज़ा के लिए। जाफ़र जेटली के शायरी में तंज व मज़ा का अंसर ज़्यादा है और इनका तंज बड़ा दिल दुखाने वाला होता है। तंज का मतलब इसला होता है, लेकिन इसका तंज क्या है? दिल दुखाने वाला होता है। वे एक बागी और इनकलाबी शायर थे। उनके मज़ा में भी खुशदिली की जगह फक्कड़पन था। हालांकि अभी हम लोगों ने मज़ा में पढ़ा कि फक्कड़पन नहीं होना चाहिए, खुशदिली होनी चाहिए। खुशतबई के लिए मज़ा का इस्तेमाल होता है, लेकिन खुशदिली की वजह क्या था? फक्कड़पन था, और मजाक करने से ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला अंदाज मिलता है। मजाक कर नहीं रहा, एक होता है मजाक करना, जिससे क्या होती है कि तबीयत में ज़रा से खुशी, थोड़ी देर के लिए खुशी की रवानगी हो जाती है। लेकिन एक मजाक होता है उड़ाने वाला, ताकि उस मजाक से उसके दिल को दुखाया जा सके। तो अगर हम लोग बात करें जाफ़र जेटली का, तो उनके तंज व मज़ा में इसी तरह की तबीयत थी, ताकि दूसरे का मजाक उड़ाया जा सके, उसके दिल को दुखाया जा सके। इस एतबार से अगर देखेंगे तो उन्हें उर्दू का बड़ा तंज व मज़ा गो शायर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तो बिल्कुल कहा ही जा सकता है, तस्लीम किया ही जा सकता है कि वो पहला बाकायदा शायर हैं तंज व मज़ा के। इनके बाद के कई शोरा के यहाँ तंज व मज़ा के अनासिर पाए जाते हैं, जिनमें मीर, सौदा और गालिब के नाम ख़ास तौर पर लिए जा सकते हैं। गालिब ने भी तंज व मज़ा का से काम लिया है अपने शायरी में। गालिब के कलाम में शोखी के साथ साथ गहरा तंज मिलता है, लेकिन जब गालिब के कलाम की बात करें तो अगर उसमें तंज है या मज़ा है तो खुश तबीयत को खुश होता है या इस्लाह की बात होती है। गालिब के नसर में भी, जिसका ज़्यादा हिस्सा खुतूत पर मुश्तमिल है, आप गालिब के खुतूत को पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि तंज व मज़ा से बड़ा ही काम लिया है। उनके लतीफ़े पढ़ेंगे तो वहाँ भी बड़ी, जैसे गालिब से किसी ने पूछा कि, किसी ने कहा कि भाई आम तो गधे भी नहीं खाते। गालिब ने कहा कि उसका जवाब क्या दिया? बेशक आम गधे नहीं खाते हैं। तो बड़ी अच्छी तरह से तंज किया है पूछने वाले पर यहाँ उन्होंने, लेकिन इसका मकसद दिल को दुखाना नहीं था, खुश तबीयत करना था, तबीयत में एक खुशी की रवानगी करनी थी। इनके बाद भी कई लोगों ने ये रविश इख्तियार की, मगर ये सब इनफरादी कोशिश थी। उर्दू में तंज व मज़ा का बाकायदा आगाज़ लखनऊ के हफ्तावार अखबार अवध पंज के इजरा से हुआ। अब अगर किसी अखबार की बात करें तो कहाँ से ये बाकायदा आगाज़ होता है? हफ्तावार अखबार अवध पंच, इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। हफ्तावार अखबार अवध पंच, ये कहाँ से निकलता था? लखनऊ से। कहाँ से निकलता था? लखनऊ से। और अवध पंच, इससे जो है बाकायदा इनकी शुरुआत हुई। इस अखबार में तंज व मज़ा के मुज़ामिन आने लगे। ये अखबार मुंशी सज्जाद हुसैन ने जारी किया था। ये भी याद रखेंगे कि ये अखबार किसने जारी किया था? मुंशी सज्जाद हुसैन ने। इसको हम लोग कल भी देखे थे कि जो है अवध पंच जो है मुंशी सज्जाद हुसैन का अखबार है, ने जारी किया था। इससे उर्दू के कई अहम लिखने वाले वाबस्ता थे, कई उर्दू के लिखने वाले इस अखबार से वाबस्ता रहे हैं। तो तंज व मज़ा की तारीख में शायर की हैसियत से अकबर आबादी, मजीद लाहौरी, ज़रीफ़ लखनवी, सैयद मोहम्मद जाफ़री और दिलावर फ़कार के नाम शामिल हैं। नसर निगारों में, चूँकि अगर बात करें कि तंज व मज़ा का, तो ये शायरी में भी है और नसर में भी है, दोनों में तंज व मज़ा का इस्तेमाल होता है। तो ये शायरी में थे। और अगर नसर निगारों में मुंशी सज्जाद हुसैन, पंडित रतननाथ सरसार, अब्दुल मजीद सालिक, चिराग हसन हसरत, रशीद अहमद सिद्दीकी, शौकत थानवी, पतरस बुखारी, फरतुल्ला बेग, मिर्ज़ा आज़म बेग, चुगताई, मुल्ला रमूज़ी, इब्राहिम जलीस,
कन्हैयालाल कपूर तंज व मज़ा के लिए बहुत ही मशहूर हैं। तो ये सारे जो नसर निगार थे, मुसन्निफ़ थे, इन्होंने भी अपने नसर में तंज़ व मज़ा से काम लिया है। तो फ्रेंड्स, एक बात क्लियर है, तंज़ व मज़ा का ताल्लुक़ किससे है? अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि तंज़ व मज़ा का ताल्लुक़ किससे है, नसर से है या नज़्म से है, तो याद रखेंगे तंज़ व मज़ा का ताल्लुक़ जो है नसर से भी है और नज़्म से भी है। नसर में भी इसका इस्तेमाल होता है और नज़्म में भी। अब गालिब की बात करें तो अपनी शायरी में भी इस्तेमाल किया है और नसर में, खुतूत में ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब जाफ़र जेटली की बात करें तो अपनी शायरी में इस्तेमाल किया, बाकायदा पहले शायर तस्लीम किए जाते हैं तंज़ व मज़ा के, पहले शायर तस्लीम किए जाते हैं, बड़े शायर तस्लीम नहीं किए जाते हैं तंज़ व मज़ा के, पहले शायर तस्लीम किए जाते हैं, क्योंकि उनकी शायरी में तंज़ व मज़ा के आईने से ही देखें तो कई कमियाँ पाई जाती है। और उसके बाद अगर देखें कन्हैयालाल कपूर है, इब्राहिम जलीस है, ये सारे, रतननाथ शरसार है, ये सारे ऐसे मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने अपने नसर में तंज़ व मज़ा से काम लिया। तो ये दोनों फील्ड में काम आता है तंज़ व मज़ा का, शायरी में भी और नसर में भी, नज़्म में भी और नसर में भी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही मुफीद इंशाल्लाह साबित होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत रहूँगा। सी यू अगेन इंशाल्लाह। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लाइव क्लास है उसमें उसके नोटिफिकेशंस आप तक अगर पहुँच रहे हैं तो लाइव क्लास में टाइम पर आने की कोशिश करें, कि लाइव जुड़ने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि जो टॉपिक के अलावा खास करके लाइव क्लास में मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ मॉक टेस्ट, तो लाइव जो मॉक टेस्ट है उसमें हिस्सा लेंगे तो आपके तैयारी को मज़ीद जो है मजबूती फराहम होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर खिदमत रहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।